नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। ओके, देखना अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अपन और एक आध स्टेप आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से देखना, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, ये मेरे पास वेक्टर फॉर्म आ गया। मैं चाहता हूँ इसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लेंगे? मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका होता है या तो मॉड के साथ लिख दो या तो उस पे से वेक्टर का साइन हटा दो, है ना। तो ये सिंपल बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, राइट। तो मुझे मैग्नीट्यूड में लिखना चाहता हूँ, क्या करूं बताओ? अंडर रूट ऑफ, अपने को पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड आई कैप और जे कैप, आई कैप एक्स के लॉन्ग, जे कैप वाई के लॉन्ग, इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है? 0। तो मैं सिंपल लिखूं x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आ गया, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये बी स्क्वायर आ गया, और 2ab cos 90 वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो सिंपल मैं ए बी मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू प्रॉपर तरीके से लिखना चाहूँ तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मैं ध्यान हो तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला भी अपन जानते हैं इस फॉर्मूले को, है ना, जैसा तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा होगा। तो ये सिंपल अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। अच्छा, अब यदि मैं एंगल देखना चाहता हूँ, ये तो वेक्टर हो गया, ये मैग्नीट्यूड, अब मैं डायरेक्शन देखना चाहता हूँ, तो डायरेक्शन कैसे क्या करें बताओ ध्यान से। डायरेक्शन लिखना चाहता हूँ, तुम्हें याद होगा अपने को बताया गया था tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा। क्या ये फॉर्मूला सभी को पता है क्या? यस सर। ये tan, पक्का यस ना? सर। हाँ, tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा, राइट। अब मुझे पता है कि यहाँ तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है, इसका सिंपल सा मतलब ये tan अल्फा किससे रिप्लेस हो जाएगा? b अपॉन a से। कैसे? क्योंकि sin 91 के बराबर और cos 90 के बराबर, और b है क्या? बेसिकली ये वाला को अपन b कहते हैं, y2 माइनस y1 को b कहते हैं, क्योंकि इसी को मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, a आई कैप प्लस b j कैप, राइट। तो मैं सिंपल यहाँ पे कहूंगा कि tan अल्फा जो है मेरा वो है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ से अपन अल्फा भी सॉल्व कर सकते, चाहो तो एक स्टेप और आगे अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स करके भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के वेक्टर फॉर्म लिखा, फिर उसके मैग्नीट्यूड को लिखा, फिर उसके डायरेक्शंस को लिखा, राइट, डायरेक्शन को लिखा। ये अपने को ध्यान से समझ लेना है, इसमें किसी को कोई डाउट हो प्लीज पूछ लो। नो डाउट, बहुत बढ़िया। सर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिपीट कर दो। देखो हाँ करता हूँ, पहले एक बार नोट कर दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करता हूँ मैं। डायरेक्शन बिल्कुल बिल्कुल सही समझे, बिल्कुल बिल्कुल सही समझ रहे हो श्रीजन। देखना नोट कर लिए हो तो एक बार डन का मैसेज कर दो, फिर मैं डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड को फिर से रिपीट करता हूँ। देखना ध्यान से, जैसे सपोज करो, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ, देखना ध्यान से। अपने पास दो अलग अलग वेक्टर है, a इक्वल्स टू 2 आई कैप और b इक्वल्स टू 3 j कैप, सपोज करो।
तो ये ए आई कैप मतलब ए कैप किस तरफ होगा, ए वेक्टर किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। बी वेक्टर किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। सिंपल समझ में आता है। अच्छा, ए और बी वेक्टर में अपने को बताया गया है कि ए है 2 आई कैप के बराबर, बी वेक्टर है 3 जे के बराबर, राइट। मैं तुमसे कहूं कि ए और बी वेक्टर के बीच एंगल बताओ, तुम कहोगे 90 डिग्री। अच्छा, तुम्हें रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला पता होगा, पढ़े होगे तुम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। याद है क्या सभी को? ये फॉर्मूला याद है क्या सभी को? हाँ यस ठीक है, सर। बहुत बढ़िया। अब जैसे तुम ये जानते हो कि cos 90 जीरो होता है, तो ये टर्म तो जीरो के बराबर हो जाएगा। एंड r इक्वल्स टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये अपन कब कर सकते हैं, जब दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना हो, 90 डिग्री। सेम ये कॉन्सेप्ट अपन ने यहाँ पे यूज करा। देखो, एक है अपने पास आई कैप और दूसरा अपने पास जे कैप। हाइलाइटर को तुम ध्यान से देखो, एक है आई कैप और दूसरा अपने पास जे कैप। तो आई कैप और जे कैप के बीच फिर एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे cos 90 सीधा जीरो हो जाता है। और यहाँ पे अपन ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, देखो ध्यान से, है ना। तो ये अपना मैग्नीट्यूड आ जाता है, राइट। अब मैं डायरेक्शन एक्सप्लेन करता हूँ, देखना ध्यान से। यदि मैं तुम्हें डायरेक्शन समझाऊं तो डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला अपने को बताया जाता है tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये पता है क्या सभी को? यस tan सर। अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा प्लस डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। यदि किसी को नहीं पता हो तो प्लीज मुझे मैसेज करो, बताओ। ये पता है क्या फॉर्मूला सभी को? ठीक है, तो अब बिल्कुल सही। अब सोचो, साइन 90 तो 1 के बराबर होता है, कॉस 90 कितना होता है, 0 के बराबर। तो ये फॉर्मूला किससे रिप्लेस होगा, b बाई ए से, है ना। कब, जब दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना हो, 90 डिग्री। तो tan अल्फा b बाई ए के बराबर है, समझो। और पीछे वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पिछले वाले स्लाइड को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो b है क्या, y2 माइनस y1, ध्यान से देखो। एंड a है क्या, x2 माइनस x1। तो बस अपन ने यही तो करा, x2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये अल्फा आ गया। हाँ, एक पॉइंट तुम और नोटिस करो, एक स्टूडेंट ने बिल्कुल सही बताया। यहाँ पे सिंपल देखो तो ये जो अल्फा है ये बेसिकली है क्या, देखना ध्यान से, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखना। इधर रिजल्टेंट है होगा, ठीक है ना। अब इसी v वेक्टर को इसके जस्ट सामने में ले आऊं इस तरीके से, ध्यान से देखना। तो इसे यदि मैं अल्फा कहता हूं तो तुम नॉर्मल tan अल्फा लिखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर b और बेस a। तो ये कुछ नहीं, स्लोप ही है, समझे, ये कुछ नहीं, स्लोप ही है ये। लेकिन स्लोप तुम कब लिख सकते हो, जब आई कैप जे कैप के फॉर्म में गिवन हो तब। क्या तुम्हें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड अच्छे से समझ में आया? यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, अब इस पे अपन क्वेश्चन कहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, देखना। स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। इतना भी इजी क्वेश्चन नहीं होगा। अच्छा, डिस्टेंस होता है क्या, टोटल पाथ कवर्ड, है ना, टोटल पाथ लेंथ। तो अब मैं इसी में दोनों क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों। ये ए एंड बी गिवन है, इस तरीके से पाथ को फॉलो करते हुए कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, राइट। इसमें मुझे ये 10 मीटर गिवन है, इधर रेडियस मुझे दिया हुआ है 5 मीटर, इधर है ये 20 मीटर, ये सेक्शन है 10 मीटर का, 10 मीटर का, 10 मीटर, और इस तरफ है 20 मीटर। तो फाइंड पाथ लेंथ, पाथ लेंथ को अपन डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट ए टू बी। करो सॉल्व। फाइंड पाथ लेंथ, डिस्टेंस कहेंगे, एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। गुड। इसमें मिस्टेक तो बिल्कुल भी मत करना, सही आंसर चाहिए मुझे।
डिस्प्लेसमेंट 70, ओके। डिस्टेंस 90, 70 डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सही। डिस्टेंस 90, डिस्प्लेसमेंट 70, डिस्टेंस 90। चलो बताओ मुझे, मैं अब क्वेश्चन पूछूंगा, किससे पूछूं? वैभव, वैभव माइक अनम्यूट करो। वैभव सुन पा रहे हो तो माइक अनम्यूट करो। यस सर। मुझे डिस्टेंस बताओ, कैसे तुमने 90 बताया डिस्टेंस? सर टोटल जो अपना था ना सर, उसको ऐड कर कर टोटल ऐड कर डिस्टेंस। कर, बिल्कुल सही। तो अपन ऐड करते हैं, चलो तुम्हारे सामने ही ऐड करते हैं। बताओ ये पाथ है कितना, बताओ। 10, 10। बिल्कुल सही, 10 प्लस। अच्छा, मुझे इसमें ये वाला पाथ ऐड करना चाहिए या ये वाला पाथ ऐड करना चाहिए? ब्लू ऐड करना चाहिए या येलो वाला ऐड करना चाहिए, क्या करना सर चाहिए? ब्लू वाला। ब्लू वाला नहीं, क्यों? यहाँ पे क्या कोई नो पाथ है सर, नो क्या? सर। कर्व कर्व वाला जो येलो वाला है। कर्व वाला, बिल्कुल। अब तुम्हें मिस्टेक पता लग गया होगा, राइट? यस सर। तो ये क्या होगा, पाई आर होगा, सिंपल है यस ना। सर। फिर आएगा 20, फिर आएगा 10, फिर 10, फिर 10, फिर 20, राइट। डिस्टेंस बेसिकली होता है क्या, टोटल पाथ कवर्ड, और जैसे जैसे पाथ टर्न हो कहीं से भी, उन सभी को काउंट करना अपने को। तो 10, 30, 40, 50, 60, 80, राइट। तो ये 80 तो आएगा ही, और प्लस पाई इंटू 5, और पाई यदि तुम लिखना चाहो तो 3.14 है ना। तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 15.7, ठीक लिख रहा हूँ। इधर से आ जाएगा 95.7 मीटर डिस्टेंस। बताओ, यस सर। किसी को डाउट है क्या? गुड। एंड डिस्प्लेसमेंट सभी ने सही बताया। डिस्प्लेसमेंट सिंपल शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाऊंगा। हाइलाइटर को ध्यान से देखो, सिंपल ये पहुंच जाऊंगा। अब ये सिंपल सॉल्व करें तो 10 प्लस 5 इंटू 2, क्योंकि ये डिस्टेंस 2r के बराबर है, डायमीटर, राइट। इधर फिर 20 प्लस 10 प्लस 20, तो इधर से कितना आएगा, 17। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सभी को समझ में आ गया हो तो मुझे यस का मैसेज करना। सर डिस्टेंस 105.7 आएगा, कैसे? मिस्टेक कर दिया क्या मैंने कहीं? एक मिनट देखने। हिमांशु 105 कैसे? क्या डिस्टेंस में कहीं कोई मिस्टेक है क्या? अच्छा, मुझे समझ में आ गया तुमने क्या करा। तुम क्या करे कि तुमने 10, 20, 30 कहीं मिस्टेक है क्या, एक बार देखो जल्दी से। 10, 30, 40, 50, 60, 80, 10, 20, 10, 10, 10, 20, ठीक तो है यार। कहाँ मिस्टेक है, मेरे को नहीं दिख रहा। सर करेक्ट है सर, करेक्ट। हाँ, हिमांशु माइक अनम्यूट करो, बताओ कहाँ पे मिस्टेक है। तुम 90 प्लस, अच्छा 90 कैसे हो जाएगा मुझे बताओ। तुम ये भी काउंट कर रहे हो, इसका मतलब ये क्यों काउंट कर रहे हो? यहाँ पे कोई पाथ थोड़ी ना है, ये तुम क्यों काउंट कर रहे हो? यहाँ पे कोई पाथ थोड़ी ना है। तो अपन ने सिंपल ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो ये 10 इसे रहने दो, 10 और 20, 30, 10, 40, 10, 50, 10, 60 और ये 80, राइट। तो इधर 80 मैंने लिख दिया, और ये है कितना, पाई आर। ये वाली डिस्टेंस तो पाई आर है ना, देखो। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। देखना नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
एक कोई पार्टिकल है जो इस पाथ को फॉलो करते हुए यहां तक पहुंचती है, ऐसे। इसे तुम ए मान सकते हो, बी मान सकते हो, सी और डी, डी तक पहुंचती है, राइट। लेंथ गिवन है 10 मीटर, 20 मीटर, 80 मीटर और इधर है फिर से 20 मीटर। सेम क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड डिस्टेंस, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है अपने को, फिर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताना है, इस तरीके से लिख दिया मतलब मैग्नीट्यूड है ना, एंड डायरेक्शन भी बतानी है अपने को। हाँ, मैं लास्ट स्लाइड एक बार फिर दिखा देता हूँ, देखो एक बार फिर से, एक बार मैं इसे मिटा देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। देख लो एक बार, है ना, ये है लास्ट स्लाइड। और ये रहा क्वेश्चन। अच्छे से सॉल्व करना। मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, ध्यान से, है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए और डिस्टेंस तो चाहिए। तो एक एक स्टेप अच्छे से समझ लो और फिर सॉल्व करके बताना। सर डिस्प्लेसमेंट 10√97, ओके ठीक है। बहुत बढ़िया। tan इनवर्स 4/9, ओके ठीक है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। डिस्टेंस में आई होप कि किसी को डाउट नहीं होगा। अब मैं सीधा डिस्प्लेसमेंट पे आ जाता हूँ, देखना ध्यान से। पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मुझे बताना क्या मैं ऐसा ही डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। यहाँ पे अपने पास O और इस तरफ है कहीं D। क्या मैं इसे सिंपल ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ क्या? एक ऐसा वेक्टर और एक ऐसा वेक्टर और एक इस तरीके से। और मैं ये सिंपल कहना चाहता हूँ कि ये जो टोटल डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस हो जाएगा 80 + 10 90, राइट। और इधर का डिस्टेंस होगा 20 + 20 40। ध्यान से देखो, 40 मीटर और इधर 90 मीटर।
सपोज करो इधर मैंने कोई x पॉइंट मान लिया, तो क्या मैं OD वेक्टर इक्वल्स टू डायरेक्ट लिख सकता हूँ OX वेक्टर प्लस XD वेक्टर, है ना। OD वेक्टर इक्वल्स टू OX वेक्टर प्लस XD वेक्टर, राइट। एंड OD वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा, OX है 90 i कैप प्लस 40 j कैप। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो बेसिकली है 90 i कैप प्लस 40 j कैप। बताओ यहाँ तक समझ आया क्या मैंने क्या करा? सिंपल, ये टोटल हाइलाइटर को ध्यान से देखो, मैं ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस सॉल्व कर ली, और उसके बाद एक सिंपल सा डायग्राम से रिप्लेस कर दिया, फिर सॉल्व कर दिया। सही है ना। अच्छा, एक पॉइंट और नोटिस करना, एक पॉइंट और नोटिस करना, बहुत ध्यान से समझना। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, OD वेक्टर इक्वल्स टू OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर। अब देखो OA वेक्टर है कितना बताओ, 10 i कैप, AB वेक्टर है कितना 20 j कैप, BC वेक्टर है कितना 80 i कैप, CD वेक्टर है कितना 20 j कैप, राइट। इसी को यदि मैं सॉल्व करूं तो मैं यहाँ क्लियरली देख सकता हूँ 90 i कैप प्लस 40 j कैप। तो यदि मैं इसे ऐसे रिप्लेस ना करता तो मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता था। एक बार ध्यान से देखना, ऊपर देखो, ये पहले मुझे बताओ तुम्हें समझ आया या नहीं। पहले मैंने जो दो वेक्टर फॉर्म लिखे हैं, ये दोनों अप्रोच तुम्हें समझ में आया या नहीं, पहले ये बताओ। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। मैंने ऊपर वाला कैसे लिखा, ऊपर वाला सिंपल लॉ ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन क्या कहता है, सिंपल, सभी यदि साइक्लिक ऑर्डर में तो उनका समेशन 0 हो जाएगा, और यदि कोई ऑपोजिट होता है तो बाकी का समेशन उसके बराबर हो जाता है। तो कुछ नहीं सोचना है, ये ओडी है ना, ओडी। अब इन सिंपल ओ से डी तक जितने भी वेक्टर्स हैं सिंपली ऐड करके पहुंच जाओ। ये ऊपर वाला मेथड तुम्हें समझ में आया क्या? बता दो मुझे, यदि समझ में आया हो, किसी को डाउट हो तो बताओ, फिर मैं आगे बताता हूँ। यदि डाउट होगा तो फिर मैं और एक्सप्लेन करूंगा, इनकेस डाउट नहीं होगा तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आ गया? ओके, समझ आ गया बिल्कुल। हाँ ठीक है, अब जैसे तुम्हें ये वेक्टर फॉर्म समझ में आ जाता है, उसका तो क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं है, बस खत्म है क्वेश्चन। कैसे? तो अब मैग्नीट्यूड निकालने आता है अपने को। मैं एक ये डायग्राम मिटाऊंगा, देखना स्पेस कम है इस वजह से, ये यहीं पे लिख देता हूँ। यदि मुझे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट ऑफ, देखना 8100 प्लस 1600, तो यहाँ से आएगा 10 रूट 97, है ना। देखो ध्यान से, ये अपना आ गया डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ध्यान से देखो, इसी में यदि मैं अल्फा लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स b बाय a, और b है कितना 4 और a है कितना 9, तो यहाँ से अपना डायरेक्शन भी आ गया। बताओ मुझे, डाउट है किसी को तो मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा, डिस्प्लेसमेंट लिखा और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी लिख दिया। तुम्हें इस क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में डाउट हो तो प्लीज माइक को अनम्यूट करो और पूछो। डायरेक्शन ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसे मूव कराता हूँ। पीयूष मुझे बताना, डिस्प्लेसमेंट 90 i प्लस 40 j में डाउट है क्या? ये जो मैंने 90 i प्लस 40 j लिखा है, इसमें डाउट है क्या? नहीं, बिल्कुल सही। अब देखो ध्यान से, पीयूष ध्यान से देखो, इस तरफ है 90 i, है ना, और ऊपर है कितना 40 j। देखो पीयूष, क्या बात है, मैं अपना नाम खुद से बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो पीयूष ध्यान से, अब ये 90 i और इधर 40 j है ना, तो इसका रिजल्टेंट कहीं इधर होगा, है ना। इस एंगल को मैं अल्फा मानता हूँ। सपोज यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ऐसे, है ना, तो ये तो अपना 40 j ही रहेगा। अच्छा सोचो, यदि मैं इस ट्रायंगल में tan अल्फा लिखता हूँ तो tan अल्फा क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या है 40, तो 40 यहाँ पे सिंपल लिखें 40/90, एंड अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/9।
एक तो ये अप्रोच हो गया, या तो एक और मेथड जो अपने को बताया जाता है tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। और तुम्हें पता है साइन यहाँ पे आई कैप और जे कैप, 40 आई कैप और 90 जे कैप, सॉरी उल्टा बोल दिया, 90 आई कैप और 40 जे कैप के बीच एंगल कितना है 90। तो साइन 90 किसके बराबर होता है 1 के, और कॉस 90 किसके बराबर होता है 0 के। तो यहाँ से b बाय ए, और b अपन ने किसे माना है 40 को, तो 40 a किसे माना है 90 को, इससे कैंसिल होगा। और फिर से यहाँ पे अपन लिख सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/9। पीयूष समझ में आया क्या? यस सर। बहुत बढ़िया। और किसी को डाउट? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। अब देखना ध्यान से, एक बढ़िया क्वेश्चन कराता हूं, ध्यान से सुनना है ना, बहुत ध्यान से। मानो कोई एक स्फीयर है या फिर सर्कुलर डिस्क मान लो, है ना, एक कोई सर्कुलर डिस्क है सपोज करो। अभी कोई पी पॉइंट है जो ग्राउंड से कांटेक्ट में है, सर्कुलर डिस्क पे कोई पी पॉइंट है जो अभी ग्राउंड से कांटेक्ट में है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, तुमसे पूछा गया है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी पॉइंट, फाइंड displacement of point P after half rotation, point P after half rotation, find displacement of point P after half rotation। इसका क्या मतलब है? देखो P पॉइंट फिर से यहीं पे पहुंच जाता है तो इसे अपन फुल रोटेशन कहेंगे, और ये सिंपल आगे की तरफ मूविंग है, मतलब जैसे अपन व्हील को घुमाते हैं ना, तो ये आगे भी जाता जाएगा इस तरीके से, ठीक है, आगे अपन पहुंचाते जाएंगे। क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया क्या? इसको सिंपल तुम समझ सकते हो, कार का जो पीछे वाला अपना व्हील है ना, उसको निकाल लो और उसको मतलब लुढ़का दो, रोलिंग करा दो, राइट। तो रोलिंग कराया तो सिंपल देखते हैं कि वो आगे की तरफ मूविंग है। तो हाफ रोटेशन के बाद ये जो पी पॉइंट है ये तो ऑब्वियसली कहाँ पे आएगा सोचो, और उसके अकॉर्डिंग मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ। बढ़िया, हिमांशु ने सही आंसर दिया, जयेश ने भी सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सोचो सोचो, एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूँ। एक कोई व्हील है मान लो, उसके बॉटम पे कोई पी पॉइंट है जो भी ग्राउंड के कांटेक्ट में है। हाफ रोटेशन के बाद इस पी पॉइंट का इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपने को डिस्प्लेसमेंट बताना है, राइट। सिंपल समझते हैं, सोचो ये पी पॉइंट बाद में कहाँ जाएगा, कैसे क्या होगा, सोचो एक बार, डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो माइंड में। पाई इंटू आर, ओके देखते हैं। बिल्कुल सही। सोचो देखो, अपन ये समझे तो जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा ये व्हील आगे की तरफ जाएगा, और मैं मानता हूँ कहीं कुछ टाइम बाद या हाफ रोटेशन बाद ये कहीं यहाँ पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे पहुंचेगा तो पी पॉइंट क्या टॉप पे पहुंच जाएगा क्या, बताओ, जिसे मैं पी डैश कह लेता हूँ। सोचो हाफ रोटेशन के बाद क्या ये पी पॉइंट टॉप पे पहुंच जाएगा क्या? सोचो, इमेजिन करो, विजुअलाइज करो। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये पी पॉइंट कहाँ पे पहुंच गया, टॉप पे पहुंच गया। तो मुझे कुल मिला के क्या करना है कि इस पी और पी डैश के बीच डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना। अब जैसे मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो तुम्हें क्लियरली दिखने लग जाएगा ये एक ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल है तो सिंपल,
पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करा सकते हैं, क्योंकि जो P से P डैश है वही तो अपना है डिस्प्लेसमेंट। सृजन सही है तुम्हारा? सही है बिल्कुल। देखो, अब जैसे ही मैं यहाँ पे आऊं, सोचो अब मैं तुमसे कहूं कि मुझे ये डिस्टेंस बताओ, तुम कहोगे सर हाफ रोटेशन हुआ, यदि फुल रोटेशन होता तो 2πr कहता, हाफ रोटेशन हुआ इसलिए अपन r कहेंगे, इसके लिए अपन रेडियस r मानेंगे, है ना? क्या कहेंगे? सिंपल πr। अच्छा, इन दोनों पॉइंट को देखो तो डायमीटर है जिसे 2r कहेंगे। अब मुझे ट्रायंगल, हाँ बिल्कुल सही, पीपी डैश में यदि मैं ध्यान से देखूं तो पाइथागोरस लगाऊंगा तो क्या आएगा, पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, है ना? तो पी पी डैश इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। चाहो तो तुम r बाहर निकाल सकते हो और अंडर रूट में क्या बचेगा, 4 प्लस पाई स्क्वायर। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। क्या तुम्हें समझ में आया? किसी को ये क्वेश्चन रिपीट कराना हो तो प्लीज रिपीट का मैसेज टाइप कर दो, मैं रिपीट कर दूंगा। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ईयर मुझे याद नहीं, बट ये क्वेश्चन आईआईटी में आया था। हम्म, 2007। क्या मैं आगे बढ़ूं? ये समय समझ में आ गया हो तो मुझे डन का मैसेज करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अरे टोटल साइज, देखो एक बार मैं स्टार्टिंग से एंड तक के तुम्हें स्लाइड्स दिखा दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले अपन रेक्टिलिनियर मोशन में क्या पढ़े थे, मोशन एंड रेस्ट। इसमें बताया गया था कि मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, है ना? बिना ऑब्जर्वर के मोशन, मतलब यदि मैं किसी ऑब्जेक्ट को कहता हूँ कि इसके पास कुछ वेलोसिटी है तो ये सेंसलेस है, राइट? पाई आर हो सकता है, कैसे बताओ कैसे होगा? हम्म, शिक्षा बताओ कैसे? r इंटू 2 + 5 कैसे सोचा बताओ मुझे? सर ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और वो रूट का स्क्वायर है तो वो भी बाहर आ जाएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं, मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि इस 4 का √2 हो जाएगा और इस 5 स्क्वायर का √5 आ जाएगा और इसके ऊपर ऐसे, ये नहीं, ऐसे नहीं करते हैं सर प्लस में है वो। ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है? सर ठीक है। ये, हाँ, ये कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन ही नहीं है, ठीक है? देखो स्टार्टिंग से एंड तक मैं तुम्हें एक बार स्लाइड्स दिखा रहा था। तो सबसे पहले कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, बेसिक इंट्रो बताया गया, है ना? नेक्स्ट स्लाइड में सिंपल रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में बताया गया। तो रेक्टिलिनियर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, मोशन इन वन डायमेंशन। देखो कोशिश करना है कि आज अपन ने जो भी पढ़ा है ना वो क्लास में ही क्लियर हो जाए, फिर घर पे जाके नोट्स रिवाइज करने का टाइम, मतलब रिवाइज ना करना पड़े, ये ध्यान रखना। क्योंकि तुम घर पे जाके नोट्स रिवाइज करोगे तो टाइम खराब होगा, उतने टाइम में तुम कुछ और कर सकते हो, कोई और काम कर सकते हो, कोई और होमवर्क कर सकते हो। तो कोशिश करो कि क्लास का कंटेंट क्लास में समझ में आ जाए। हाँ बिल्कुल सही, तो ज्यादा बेटर रहेगा अपने लिए, ठीक है? तो देखो रेक्टिलिनियर मोशन में सिंपल वन डायमेंशन मोशन होता और इसमें कोई एक ही कोऑर्डिनेट वेरी करेगा, ठीक है ना? अच्छा एक चीज मुझे बताओ, सपोज करो मेरे मन में एक आया डायग्राम, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, ऐसे ही सिंपल,
और मैंने तुम्हें कहा कि कोई पार्टिकल इस लाइन में मूविंग है, सिंपल ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे मूविंग है, तो तुम इस मोशन को 1D कहोगे या 2D कहोगे? 1D या 2D? मैसेज करो। अच्छा, हो गया कंफ्यूज। ये मोशन 1D में आएगा। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। देखो सिंपल ये लाइन है, इस लाइन पे कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है, कोई पार्टिकल मूविंग है ना? तो इस मोशन को मैं 1D कहूंगा या 2D कहूंगा? 1D या 2D क्या कहूंगा? समझ गया मैं क्या करना चाह रहा हूँ? एक सिंपल ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है, तो इसे मैं 1D कहूंगा या 2D कहूंगा? ये मोशन 1D है। अब तुम्हारे मन में ये डाउट आ सकता है कि सर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसमें एक्स और वाई दोनों वेरी कर रहे हैं, तो तुम ऐसे ड्रॉ ही क्यों करोगे? तुम ऐसे करो ना, इसे वाई मानो, इसे एक्स मानो, इस तरीके से ड्रॉ करो। समझ गए? अपने को तो कोशिश ये करना है। अब देखो सिंपल समझते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए अपने यहाँ पे क्या देखो रेक्टिलिनियर मोशन में अपने को दो डेफिनेशन क्यों बताया गया, डेफिनेशन या फिर दो पॉइंट क्यों बताया गया? मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो क्या तुम्हें ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है? क्या बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना? अब कहोगे वन डायमेंशन, इसमें एक ही कोऑर्डिनेट वेरी करना चाहिए, तो इसमें भी एक ही कोऑर्डिनेट वेरी करेगा, तो अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज कर दो। कोऑर्डिनेट एक्सिस जो तुमने ये लिया है उसकी वजह कोई दूसरा एक्सिस ले लो। तुम ये एक्सिस ले लो, इसे एक्स मान लो, इसे वाई, इस तरीके से मान लो, तो देखो एक ही कोऑर्डिनेट वेरी करेगा। तो ये एग्जांपल 1D का है, ये ध्यान रखना है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे अपने को पोजीशन के बारे में बताया गया, तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो लोकेशन होगा उसी को अपन पोजीशन वॉइस नहीं आ रही है। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। एक्चुअली मैं तुम्हारे ना वो साउंड के चक्कर में ना मैं वाईफाई ऑफ कर दिया, उसकी वजह से सब डिस्कनेक्ट ही हो गया यार। चलो ठीक है, अपन आज यहीं पे एंड करते हैं। सभी को सब समझ में तो आ गया होगा? किसी को कोई से स्टेप में डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। ओके, मैं इवनिंग में या फिर अभी एक आध दो घंटे में मैं इस पे वर्कशीट पोस्ट कर दूंगा तुम्हारे ग्रुप पे, है ना, इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट क्लास थोड़ी ना है, इसके बाद तो नेक्स्ट क्लास नहीं है ना? नो सर। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। वनय जी सर।